एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। घर में किसी ने भी मुझे ध्यान नहीं दिया कि इसको आगे पढ़ना है या आगे जाना है। जैसे तैसे मतलब 11th तो कर ली थी, लेकिन अब आगे पढ़ने की बात आई तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 1 साल ड्रॉप कर दी मैंने। 1 साल तक मतलब ना मैंने किसी ने से इस बारे में कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, और ना किसी ने मुझसे पूछा। अब बात आती है 1 साल बाद। 1 साल बाद पापा कहने लगे अब इसकी शादी की बातें करते हैं, चलो शादी वादी करवा देते हैं। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे 12th तो करनी है कम से कम। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने बुआ जी से बात की तो बुआ जी कहने लगी कि मैं टीचर से बात करती हूँ, तो वो 12th का एडमिशन करा दे के और फिर तू आगे एग्ज़ाम दे देना सिर्फ। मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरह से मैंने 12th कंप्लीट किया जैसे तैसे। तो 12th कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने कहा कि नहीं, मुझे आगे और पढ़ना है अभी। तो पापा ने मना कर दिया, लेकिन फिर मेरी जो छोटी वाली 2nd नंबर की जो बुआ जी थी, फूफा जी मेरे कॉलेज में ही काम करते थे, तो मैंने बुआ जी से बात की तो बुआ जी ने उनका वहाँ पर मेरा एडमिशन करा दिया कॉलेज में। और बीए फर्स्ट ईयर में मैंने एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे दिए थे, क्लियर कर लिया था बीए फर्स्ट ईयर। उसके बाद मेरी शादी की बातें चलने लगी और मेरी शादी हो गई। मेरी मैरिज होने के बाद जैसे पढ़ाई मेरी छूट गई बिल्कुल। मतलब उसके शादी के 1 साल बाद ही मेरी बड़ी वाली बेटी हो गई और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, बड़ी बेटी मेरी 1 साल की हो गई, शादी को 2 साल हो चुके थे, बड़ी बेटी 1 साल की हो चुकी थी। तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे दूसरी बेटी मतलब होने वाली थी उस टाइम पे। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला, क्योंकि मेरी हस्बैंड की उस टाइम पे जॉब इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पूरे मतलब जॉइंट फैमिली थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी जॉइंट फैमिली थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मा अभी तो सिर्फ हम 2 ही लोग हैं, मतलब बेटी है एक, आगे आने वाले टाइम में दूसरी बेटी भी हो जाएगी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड पढ़ाई ही कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे वो भी, तो उनकी जॉब वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने कहा अगर मैं भी 12th ही पढ़ी हुई हूँ, अगर मैं भी कुछ करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती आगे कुछ भी। तो मैं आगे कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या करेगी? तो मैंने बोला कि मैं एनटीटी करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे हेल्प करो तो थोड़ी सी। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने मेरी हेल्प करी, मतलब मैंने एनटीटी में एडमिशन ले लिया। आप समझ सकते हो उस टाइम में प्रेगनेंसी चल रही थी, प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एनटीटी में एडमिशन लिया और एनटीटी के एग्ज़ाम वगैरह दिए, एनटीटी क्लियर हो गई। उसी दौरान एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद ही मेरी डिलीवरी हो गई थी और मेरी बेटी हो गई थी, छोटी वाली बेटी जो आप वीडियो में भी देखते हो, वो वाली बेटी मेरी हो गई थी। अब दोनों बेटियां हो गई तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा टेंशन रहने लगी कि दोनों बेटियों का मतलब आगे पढ़ाई एजुकेशन कैसे होगी, सब कुछ। कोई बात नहीं, चलो जैसे तैसे एनटीटी क्लियर हो गई, बड़ी बेटी भी स्कूल जाने लगी और 1 साल हो गया था मुझे एनटीटी करे हो। छोटी वाली बेटी 1 साल की हो चुकी थी तब तक। मैंने सोचा मैंने 1-2 जगह पूछा तो कहा कि एनटीटी करने का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेते। अब बात आई ग्रेजुएशन करने की, तो ग्रेजुएशन जब मैंने करना स्टार्ट किया तब मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि हस्बैंड की जॉब लगी थी टूर वाली, ये टूर पर जाने लगे थे। और मदर इन लोग का क्या था, मेरे जो देवर थे उनकी मैरिज हो गई थी, तो उनके भी बेबी हो बच्चा मतलब बच्चे थे, छोटे थे, तो मदर इन लोग को वहाँ जाना पड़ा। अब बात आई कि आगे मैं ग्रेजुएशन करूँ तो कैसे करूँ, मतलब बच्चों को किसके भरोसे छोड़ूँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ। जैसे तैसे ग्रेजुएशन फॉर्म भरे और जब एग्ज़ाम देने की बात आती थी तो एग्ज़ाम देने के लिए क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तब हिम्मत की कि अगर एक बार पढ़ाई छूट गई तो दोबारा पढ़ाई स्टार्ट नहीं की जा सकती। अभी तुमने स्टार्ट किया है पढ़ाई करना तो कर सकती हो। मैंने अपने मन में यही समझाया, यही बोला बार बार। तो मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। एक बार मेरी बेटी को जॉइंटिस हो गया था, जब एग्ज़ाम चल रहे थे, छोटी वाली बेटी को जॉइंटिस हो गया था
तो उस हाल कंडीशन में हस्बैंड भी घर पर नहीं थे, सासू माँ भी घर पर नहीं थी, तो ऐसे में छोड़ कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। रात को एग्ज़ाम देने के लिए रात को बुक्स लेकर बैठती, सिर्फ 2-3 घंटे रात में ही पढ़ती थी, दिन में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन फिर भी एक मन में ना ठान लिया था कि नहीं, मुझे करना है, करना है। तो मैं ग्रेजुएशन जिस तरह से मैंने किस तरह से कंप्लीट किया, उसके बाद बात आई आगे और मुझे ये था कि आगे और करूँ, कुछ आगे और पढूँ। एनटीटी किया, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर बात आई करने की एमए, कि मैं एमए भी कंप्लीट करूं। तो मैंने अपने एमए का फॉर्म भरा, फर्स्ट ईयर का एमए के एग्ज़ाम वगैरह दिए। लेकिन जैसे ही एमए के एग्ज़ाम देने के बाद वाइवा वगैरह होता है, तो उस दौरान मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मेरी मम्मी की डेथ, बीमारी की वजह से उनकी एक डेथ हो गई। और जो वाइवा की डेट वगैरह आती है वो न्यूज़पेपर में आती थी, जिस वजह से मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मेरी वाइवा की डेट निकल चुकी है। और कुछ दिनों बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने ध्यान दिया, तो पता चला वाइवा निकल चुका है। मैंने कहा मेरी सारी मेहनत बेकार गई, अब मैं क्या करूँ। फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरा मतलब फॉर्म वगैरह इधर उधर से फिल कराया, लेकर गए, मुझे वाइवा वगैरह दिलवाया। मेरा एमए कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर। फिर सेकंड ईयर का फॉर्म फिल किया। सेकंड ईयर का जब फॉर्म फिल किया, एग्ज़ाम चल रहे थे, उन दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने फेस करनी पड़ी मुझे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जब मैंने एमए एग्ज़ाम करने के लिए मतलब जाने वाली थी, एक दिन क्या हुआ था, एग्ज़ाम मेरा दोपहर को 2 बजे की शिफ्ट में था, 1:45 बजे मुझे कॉलेज में पहुंचना था। और उस दिन मेरी जो जेठानी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो घर में 5 बच्चे थे, समझ सकते हो, 2 बच्चे मेरे थे, 3 जेठानी के बच्चे थे मेरे, 5 बच्चे थे। सासू माँ भी नहीं थी, और हस्बैंड बाहर ही रहते थे, और ससुर जी जो थे वो दुकान पर रहते थे, तो वो भी घर पर नहीं थे। तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरे ऊपर थी उस टाइम पे। अब वो हॉस्पिटल में थी, डॉक्टर के पास थी, तो मैं सोच रही थी मैं एग्ज़ाम देने कैसे जाऊं। मतलब 1:30 बज गया था, वो घर पर भी नहीं आई थी, और घर पे बच्चे अकेले थे, बच्चों को अकेला छोड़कर एग्ज़ाम देने कैसे जाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो 1:30-1:45 बजे तक वो घर पर आई। उनके आने के बाद मैंने सोचा अब तो मेरी सारी मेहनत बेकार गई, मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ सकती, अब छोड़ देती हूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। फिर भी एक मन में एक आवाज़ आई कहीं से कि नहीं, कोशिश करके देखने में क्या बुराई, एक बार कोशिश तो करके देखो, शायद कुछ हल निकल आए। मैंने कोशिश की और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। मतलब उन लोगों के घर पे आते ही मैं कॉलेज के लिए भागी एकदम से। कॉलेज पहुंची, 2 बजे पहुंची, 1:45 बजे मुझे पहुंचना था, लेकिन मैं 2 बजे पहुंची। और पहुंचेगा मुझे जैसा डर था, मुझे वही हुआ। कॉलेज का गेट बंद हो चुका था, मुझे एंट्री नहीं मिली। तो वहाँ पर जो कुछ लोग थे जिनसे मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, उन्हें बताया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने बोला ठीक है, हम एक ट्राई करते हैं, हो जाए शायद आपकी एंट्री अंदर। तो मुझे एग्ज़ाम देने दिया गया, और एग्ज़ाम देने के बाद मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, उसके लिए थैंक्स उनको। और मेरी साल बच गया, मतलब मैंने एमए ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मतलब कुछ नहीं, बस बच्चों को आगे पढ़ाती, मतलब आप बच्चों के साथ में बहुत कुछ सीखा, उनके साथ लिखना पढ़ना बहुत कुछ सीखा बच्चों के साथ। और मेरा ये मानना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखना हम जब से शुरू कर दें, वो चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे वो बुढ़ापा हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखा कभी भी जा सकता है, किसी भी एज में सीखा जा सकता है। और मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं सीखूं, जो भी कुछ हो सकता है सीखूं, सीखने की कोशिश करती हूँ मैं हमेशा। और इसी तरह से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। लेकिन ये सब करने के बाद भी मन में कहीं ना कहीं एक चुभन सी थी कि इतना हम लोग पढ़े लिखे, इतनी मेहनत की, क्या फ़ायदा हुआ इस सब का करने का। क्योंकि मैंने सिलाई का भी डिप्लोमा किया हुआ था, सिलाई का डिप्लोमा था मेरे पास, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, एनटीटी किया, एमए भी किया, और उसके बाद भी कोई मतलब
वो नहीं था, इसका यूज नहीं था कि कहीं से कहीं तक भी कि हमको जॉब नहीं कर रहे थे कुछ, मतलब ऐसा नहीं था कि बस घर संभालो, बस बच्चे संभालो, बस वही सब था। लेकिन मन में एक चुभन सी थी। लेकिन जब मैं यूट्यूब पर आई तो आज लगता है कि हाँ, मेरी पढ़ाई सक्सेस हो गई है। और अब यूट्यूब पर आने के बाद लगता है कि हाँ, अब मैं आगे, मतलब मेरी जो मंजिल थी मुझे मिल चुकी है। अब मैं, मतलब अब कोई और सर्चिस नहीं रह गई मेरी लाइफ में कि मैं इधर उधर भागूं। कितनी बार दिमाग में आया था, माइंड में आया था कि अपना सिलाई का कुछ करो, कुछ ब्यूटिक वगैरह खोलो या ब्यूटी पार्लर वगैरह करो, कुछ करो। लेकिन सबके लिए सोचने पर बहुत मंजूर वो था मन में कहीं ना कहीं कि कैसे कर पाऊंगी, बच्चों को छोड़कर नहीं कर सकती। कुछ ऐसी जॉब ढूंढ रही थी, ऐसी जॉब तलाश कर रही थी, ऐसी जॉब तलाश कर रही थी जिसमें मैं घर पर रहकर ही अपनी जॉब भी कर सकूं और अपने बच्चों को भी संभाल सकूं। ये जॉब मुझे इसीलिए परफेक्ट लगी। हालांकि इस जॉब में और जॉब के मुकाबले बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों को हमेशा फल भी मिलता है। ऐसा ही कुछ मेरा मानना भी है। मैं मेहनत करने से नहीं घबराती, मेहनत करना चाहती हूँ, पूरी मेहनत करना चाहती हूँ। लेकिन मेहनत करने के लिए थोड़ा सा जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। यूट्यूब पर वही लोग टिक सकते हैं जिनके अंदर जुनून हो, जिनके अंदर कुछ करने की तमन्ना हो। और मुझे, मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं जिस काम को करने की ठान लेती हूँ उस काम को करके ही रहती हूँ। मैं कभी भी उस काम से पीछे नहीं हटती जब तक कि मुझे उसका रिजल्ट ना मिल जाए। और तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जर्नी, स्ट्रगल एजुकेशन के लिए। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। और तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ कर लेते हैं अपनी वीडियो का एंड और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।